हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये 9th क्लास की वर्कशीट है सोशल स्टडी की, और ये हमारी पॉलिटी की बुक से ली गई है। हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। इससे पहले हम 20 वर्कशीट्स कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 22 अगस्त है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो किस आधार पर कि जो लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, मतलब लोकतंत्र को और अधिक गहराई से हम जानेंगे कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के माध्यम से। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लोकतंत्र है उसकी जो विशेषताएं देखें और जो गुण देखे हैं, उन सभी को पहचानने के बाद हमें क्या समझ में आया है कि जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों वाला शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में कौन किसका चुनाव करता है, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं कि अब तक जहाँ पर भी लोकतंत्र को अपनाया गया है, या जिन देशों में लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, वो भी किसको अपनाना चाहते हैं, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं। तो हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। कि हम जिन लोगों को, जो समाज है हमारा, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सभी लोग शासन चलाते हैं? नहीं। हम अपने शासन को चलाने के लिए कुछ लोगों का चुनाव करते हैं, वोट के अधिकार का अपना प्रयोग करते हैं, और लोगों को क्या देते हैं, वोट देते हैं, और जिस इंसान को ज़्यादा वोट मिलती हैं हम उसे चुनते हैं, और अपने फैसले लेने का अधिकार हम किसे देते हैं, उस व्यक्ति को देते हैं। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जो बहुमत का शासन की जो हमने वोट दी हैं, और उन वोटों के आधार पर जो यहाँ पर शासन करने वाला है, तो वो कौन है, हमने जिन लोगों को चुना है वही प्रतिनिधि, उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शासन किया जाता है। तो प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन को, अब बात होती है कि जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हीं के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है। तो देखते हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। कि जो हमारी आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं, और उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बैठाकर हम सामूहिक फैसला नहीं कर सकते कि सभी अपने डिसीजन बताएं और वो हमारे सभी फैसले पूरे हो जाएं, या एक साथ में जो डिसीजन लिए गए हैं वो ठीक लिए जाएं। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए, यदि हमने ऐसी कोशिश भी की, तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता है। तो क्या होता है, जो नागरिक हैं हमारे देश के, किसी के पास समय नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, और कोई कैपेबल नहीं है किसी भी फैसले को लेने के लिए। तो इन सभी बातों को यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र की जो अलग अलग स्तर हैं वहाँ पर लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, कैसे वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं, परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया जो होता है वो अकेला लेता है, या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। कि जब भी हम फैमिली में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, या तो जो घर का मुखिया होता है वो डिसीजन लेता है, या फिर सभी लोग बैठकर और सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। यहाँ पर क्या होता है, कोई एक नेता होता है, या फिर उस नेता के साथ साथ जो दूसरे एमएलएज वगैरह होते हैं वो भी लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। कि जो लोग वहाँ पर उस पार्टी के सदस्य हैं वो उन सारे फैसलों को लेते हैं, सारे मिल जुलकर विचार विमर्श करने के बाद सारे डिसीजंस लेते हैं। कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त न देना। यहाँ पर क्या है कि जो टीचर है वो कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने की, कोई भी एक टीचर है वो आपसे सवाल पूछता है और अपनी बात बोलने की, तुम्हारे से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन अपनी बात बोलने की तुम्हें इजाज़त नहीं देता है। तो ये वैसी ही बातें हैं। अब वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है
कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यहाँ पर क्या है कि जो लोकतांत्रिक फैसले लिए जाते हैं किसी भी शासन को चलाने के लिए, तो उन फैसलों से प्रभावित होने वाले सभी लोग कि जो फैसले लिए जाएंगे उससे किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्रभावित होने वाले सभी लोग हैं उन सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और उसके बाद ही उनकी स्वीकृति से, और जब उनको ये बता दिया जाता है कि हम ये ऐसे फैसले रहे हैं, क्या आप इनसे जो हमने डिसीजंस लिए हैं क्या आप उनको ठीक मानते हैं या नहीं मानते हैं। यानी चाहे उसमें कोई कमज़ोर व्यक्ति हो या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, यहाँ पर हमें क्या करना है, फैसले सभी के मान्य होते हैं, सभी के डिसीजंस का उतना ही महत्व होता है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी तरह लागू होती है कि जैसे हमारी फैमिली में होता है कि कोई एक इंसान कोई डिसीजन बता देता है और बाकी दूसरे उससे एग्री नहीं होते हैं, तो वो डिसीजन तब तक अच्छे से काम नहीं करता है जब तक सारे लोग बैठकर और उस पर विचार विमर्श करके एक डिसीजन नहीं निकल जाता है। लोकतंत्र और नागरिक, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन, और यहाँ पर नागरिक हैं। तो एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए कि जो एक आदर्श लोकतांत्रिक शासन है, तो ऐसे देश में क्या होना चाहिए, जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, मतलब जनता के पास होनी चाहिए। नागरिकों के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, कि नागरिक होने के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, यदि हम अपराधों की तरफ बढ़ते हैं या कोई बुरे कार्य करते हैं तो उससे भी किसकी बदनामी है, हमारे देश की बदनामी है। तो क्या होता है, यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमारे देश के कार्य को प्रभावित करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही लोकतंत्र की कमजोरी है कि देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। कि जो देश का भविष्य होता है वो जो शासक वहाँ पर काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा किसके ऊपर निर्भर करता है, वहाँ पर काम करने वाले नागरिकों पर निर्भर करता है। इसी तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही और तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग करती हैं, क्योंकि जो हर सरकार होती है उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सबसे अच्छी मानी गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोगों के द्वारा ही, क्योंकि यहाँ क्या है, नागरिकों अधिक सक्रिय और भागीदारी बनाती है। यहाँ पर लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जनता की भागीदारी होती है। तो इसीलिए ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी मानी गई है कि इसमें सभी लोग अपना फैसला बताते हैं, चुनाव करते हैं, अपनी भागीदारी को दर्शाते हैं। तो आप देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर बच्चों। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि वे व्यक्ति होते हैं जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जो पूछा गया है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनका चुनाव हम करते हैं, वही व्यक्ति जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। कौन होते हैं प्रतिनिधि, उनके बारे में पूछा गया है। तो वे व्यक्ति कौन होते हैं जिनका जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है, कि जो लोकतंत्र में हमने प्रतिनिधि चुने हैं उन्हीं के द्वारा शासन क्यों किया जाता है। तो आप देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होते हैं और सभी को एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला लेना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और सभी बैठकर यदि किसी बात पर चर्चा करते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, बहस होती हैं और बातें बहुत लंबी खिंच जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सामूहिक जो फैसला लिया जाता है वो लेना मुश्किल होता है। और यदि हम ऐसी कोशिश भी करते हैं, ऐसा प्रयास भी करते हैं, तो क्या होता है, सभी नागरिकों के पास हर फैसले में भाग लेने का किसी के पास समय नहीं होता है, किसी की इच्छा नहीं होती और कोई उस फैसले को लेने में कुशल नहीं होता है। तो ये सारी बातें होती हैं जिसके द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा ही शासन किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जो लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, और उस फैसले में प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही महत्व होता है, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमज़ोर हो, कि जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उसमें सभी की भागीदारी होती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है, कि हम कैसे अपने लोकतंत्र को और अच्छा बना सकते हैं, हमारी क्या भागीदारी हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कि जो भी हम कार्य करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे देश का नाम ऊंचा होता है, यदि खराब कार्य करते हैं तो हमारे देश की बदनामी होती है। तो देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा देश के नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। हमारा देश किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, जो यहाँ के नागरिक हैं उनके कामकाज पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग करती है। इसीलिए इसको दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर माना गया है, क्योंकि हर सरकार में कोई ना कोई कमियां होती हैं, गुण होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इस शासन व्यवस्था का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से अपने देख लें, क्योंकि अब की बार आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो इन्हीं के बेस पर होने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।